एपिसोड की स्टार्टिंग में सागरी को दिखाते हैं। वो सपना देख रही थी और सपने में उसका बाप दिखता है और इसका बाप इसे गुस्से में देख रहा था और बोलती है कि वो क्यों इसे ऐसे देख रहा है। फिर सागरी उठ जाती है और गेंजी वहीं पर रहता है और सागरी से बोलता है कि सागरी तुम उठ ही गई। सागरी गेंजी से पूछती है कि वो सब कहाँ है और उसे क्या हुआ था। तो गेंजी उसे बताता है कि वो एक कैवरन में है उस आइलैंड पे और यहाँ पे कोई इंसेक्ट और मॉन्स्टर का नामो निशान नहीं है और बताता है कि उन बटरफ्लाइज के पॉइजन की वजह से सागरी बेहोश हो गई थी। फिर सागरी उठकर बाहर जाने लगती है। तभी गेंजी उसे बोलता है कि तुम्हें अभी चलना नहीं चाहिए, लेकिन सागरी मना कर देती है और बोलती है कि वो अपने प्रिजनर के ऊपर से अपनी आंखें नहीं हटा सकती। और सागरी को गावी मारू देखकर बोलता है कि तुम उठ ही गई। और सेंता सागरी से पूछता है कि वो कैसा फील कर रही है, लेकिन सागरी शौक में थी इन्हें देखकर और पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। तब गावी मारू उसे बताता है कि वो डिनर तैयार कर रहा है। सेंता कपड़े सिल रहा था और वो कुनोइची सुपरवाइजिंग कर रही थी। तब सागरी गावी मारू से पूछती है कि तुमने कहा था ना कि हमारे पास टाइम कम है। तो गावी मारू बताता है कि गावी मारू के पास रिजर्वेशन है। और तब सेंता बोलता है अब सागरी जग ही चुकी है तो क्यों नहीं हम सब ने जो कुछ जाना है उससे सबको बता दें और बातें करते टाइम वो सब गावी मारू को बनाया हुआ खाना भी खा सकेंगे। और कुनोइची हाँ बोलती है और गावी मारू का खाना देखती है। उसने सोचा था कि एक प्रॉपर मील होगा, लेकिन गावी मारू ने किकाट सुगन बनाया था। तो गावी मारू उसे बताता है कि उसने इस एरिया में मिलने वाली चीज़ों का यूज करके ये बनाया है और गावी मारू को लगता है कि ये अच्छे बने और बोलता है कि जब बाहर इंग्रेडिएंट्स खोज रहा था तो उसने आइलैंड का स्काउट किया और गावी मारू कुछ प्रमोशन नहीं लगा इस एरिया में और उन्हें ये भी नहीं पता है कि ये पूरा आइलैंड दिखता कैसा है। तब वो कुनोइची गावी मारू से पूछती है कि वो एलिक्सियर ऑफ लाइफ के बारे में कुछ जानता है और गावी मारू उसके क्लाइंट के लीडर को याद करता है और ना बोल देता है। और गावी मारू को इस जॉब की वजह से ही इस एलिक्सियर ऑफ लाइफ के बारे में पता चला। गावी मारू ने उस ड्राइंग की हेल्प से सर्च भी किया और गावी मारू को बस पेड़ पौधों के बारे में पता चला और जो स्पाइसेस इसने मिक्स किए हैं उनमें से ज़्यादा तो ऑर्डिनरी प्लांट्स हैं जो मेनलैंड पे पाए जाते हैं और इसमें कुछ अनजान पौधे भी देखे। फिर गेंजी बोलता है कि वो सब रियोकू के पास में है और वहाँ के फ्लावर्स हो सकते हैं। और गावी मारू बोलता है कि जो उसका अटेंशन खींचा वो जो फ्लावर्स उस समुराई पे उगे थे वो फ्लावर्स यहाँ इसे उगते हुए दिखे। और गावी मारू बोलता है कि वो समुराई कहाँ गए और ज़्यादातर प्लांट जो इस आइलैंड पे हैं वो पहले इंसान थे, तो सोच सकते हैं कि उन सब के साथ क्या हुआ होगा। तब वो कुनोइची गावी मारू को बनाया हुआ खाना गावी मारू पे फेंक कर बोलती है कि वो कैसे उन्हें ये सब खिला सकता है। तब गावी मारू से बताता है कि उसने वैसा कुछ नहीं यूज किया था और बताता है कि उसे उस ड्राइंग में जो फ्रूट बना है वो इसे कहीं भी नहीं दिखा। तब सेंता बोलता है कि उन्हें उस ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस करना नहीं चाहिए और जो टर्म सोगन ने यूज किए थे पैराडाइज और तोकीजिकु नो कागोनोमी दोनों अलग कल्चर हैं और जो स्टैचूज इस आइलैंड पे हैं वो बुद्धिस्ट और ताओइस्ट फिगर्स के हैं और रिलीजियस मैटर के बारे में वो वरी करना टाइम वेस्ट होगा। जिस चीज़ पे उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो है स्टैचूज़ के ऊपर कि क्या स्टोन बनाने की टेक्नोलॉजी यहाँ या मिट्टी की स्टैचू बनाने की टेक्नोलॉजी इस आइलैंड पे एग्जिस्ट करती है। अगर हाँ तो किसने इन्हें बनाया और क्या वो यहीं पे रहते हैं। और सागरी बोलती है कि उसे बिलीव नहीं होता कि इस आइलैंड पे कोई रह भी सकता है क्योंकि वो मॉन्स्टर्स और इंसेक्ट बहुत डेंजरस है इंसानों के लिए और वो इंसेक्ट्स और मॉन्स्टर बहुत मिस्टीरियस है क्योंकि जब सागरी ने उन्हें काटा था तब उसे फील हुआ कि उनमें फ्लैश बोन्स और ऑर्गन्स थे, लेकिन सागरी को दिखे नहीं। और कुनोइची पूछती है कि उनके पास डिस्क भी नहीं थे। तब सागरी बताती है कि वो दिखने में भी बहुत स्ट्रेंज है और बहुत सारे एनिमल्स के पार्ट्स को एक ह्यूमनॉइड फॉर्म के ऊपर लगा दिया है और सागरी श्योर नहीं है कि वो कैसे डिस्क्राइब करें इन सबको। तब वो साइमन एक बुक में पढ़ता है और बताता है कि जो आइटम्स वो मॉन्स्टर पहने थे वो बहुत बेकार तरीके से बनाए गए थे। वो रिलीजियस तो हैं लेकिन जो डिटेल्स वो क्रूड हैं और दूसरे शब्दों में बोला जाए तो वो सब एबनॉर्मल गॉड्स हैं। आइलैंड और मॉन्स्टर दोनों वैसे ही हैं। वो सब डरावने तो हैं साथ में स्टूपिड भी हैं और बहुत अनरियलिस्टिक हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी सिख मंडाला में फेंक दिया है क्योंकि ये सब इतने मिस्टीरियस हैं कि ये सब उन्हें समझ ही नहीं सकते। फिर गावी मारू हंसते हुए बोलता है कि क्रिएचर्स जो बिना किसी ऑर्गन के सर्वाइव कर सकते हैं वो इमॉर्टैलिटी की तरफ पॉइंट करते हैं और इससे ये पता चलता है कि एलिक्सियर ऑफ लाइफ इसी आइलैंड पे है और अगर वो यहाँ है तो उसे ढूंढना भी जा सकता है और अगर ये सब उसे खोज लेते हैं तो इन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। तब वो कुनोइची बोलती है कि तब तक हम पहले से मर गए होंगे और ये जगह रियल आफ्टर लाइफ है। और सेंता बोलता है कि ऐसी बात नहीं है और गावी मारू सही कह रहा है और उन्हें पहले मॉन्स्टर के इकोलॉजी को समझना चाहिए
और कहाँ और कैसे ये मॉन्स्टर रहते हैं। बस यही एक क्लू है एलिक्सियर के रिगार्डिंग, लेकिन ये डेंजरस भी होगा। तो सीन चेंज होता है और शाम हो जाती है और सागरी बोलती है कि उन्हें उस आइलैंड पे आए हुए पूरा एक दिन भी नहीं हुआ अभी तक। और गेंजी सागरी के पास आकर बोलता है वो एक बोट लेकर वापस मेनलैंड पे चली जाए और सागरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज गेंजी ले लेगा, क्योंकि उसका क्रिमिनल मर चुका है। और सागरी को बताता है कि तुम यामादा क्लान की बेटी हो और एक सामुराई भी हो, और एक औरत होने के नाते ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अगले हेड ऑफ क्लैन से शादी करो। और शोगन ऑब्जेक्ट भी नहीं करेगा सागरी का रोल इसे लेने पे। और सागरी को बोलता है कि सागरी के करंट कंडीशन में सागरी मारी जाएगी, और सागरी को घर जाने को बोलता है। तब सागरी उसे बताती है कि वो एक वॉरियर है और वॉरियर अपना काम पूरा करता है। तब गेंजी उसे बोलता है कि टेंशन्स अच्छे हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है कि तुम गाबीमारू को मार सको। और तुम्हें ये शॉट पता नहीं कहाँ मिली, लेकिन तुमने अपनी शॉट खो दी। और बोलता है कि एक शॉट एक वॉरियर का दिल होता है और तुमने यामादा क्लैन का दिल खो दिया है। और बैटल के टाइम वॉरियर्स अपने वेपन को यूज और डिस्कार्ड कर देते हैं और बाद में तुम नए वेपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और गेंजी सागरी को बोलता है कि उसकी शॉर्ट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन बस एक शॉर्ट टेस्टर और एग्जीक्यूशनर के लिए। लेकिन रियल बैटल में स्किल्स चाहिए, और शॉर्ट स्किल्स और एक्सेप्शनल स्किल्स इन बैटल दोनों सेम नहीं होते, और तुम इस आइलैंड के हिसाब से स्ट्रांग नहीं हो। और तभी वहाँ सेंता आता है और बोलता है कि क्या वापस जाना उतना आसान होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो समुराई इस आइलैंड पर भेजे गए थे वो वापस नहीं आए, और अगर तुमने बोट का भी यूज किया तब पर भी तुम आसानी से बच नहीं सकते। तभी सीन चेंज होता है और एक क्रिमिनल और एक असाइमन को दिखाते हैं जो बोट से आइलैंड से दूर जा रहे थे, और उस असाइमन का नाम टेंजा था। और टेंजा बोलता है कि फॉग की वजह से भले ही उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक वॉरियर हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और जो क्रिमिनल रहता है वो उसका नाम रहता है निरुगाय, वो एक लड़की रहती है। और तभी निरुगाय बोलती है कि सामुराई इतने बेवकूफ़ क्यों होते हैं, और तेंजा को करंट्स पढ़ने को बोलती है और बताती है कि वो बस अपने आप को थका रहा है, और सामुराई को ये नहीं पता होता है कि स्मार्ट कैसे बने। तब तेंजा समझ जाता है और उससे पूछता है कि क्या ये शंका का विजडम है। तब निरुगाय इसे बताती है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे यही बताया था, और अगर वो इस आइलैंड पे से बचकर वापस चले भी जाए तब पर भी वो मारी जाएगी अगर इसके पास एलिक्सियर नहीं हुआ तो। फिर तेंजा बोलता है कि उसकी चिंता मत करो, तेंजा शोगन से इसके लिए बात कर लेगा। और तेंजा उसे प्रॉमिस करता है कि वो इसे उसके घर वापस जाने देगा। और तभी ये दोनों एक बड़ी सी टूटी हुई शिप के पास पहुँचते हैं, और इन्हें वो शिप शोगन की शिप लग रही थी। लेकिन फिर उस शिप को गौर से देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये सब शिप इस आइलैंड को छोड़कर जा रहे थे और इनका ये हाल हुआ। और शिप में कुछ मॉन्स्टर निकलते हैं और तेंजा अपनी स्वॉर्ड निकालता है, तभी निरुगाय उसे मना करती है स्वॉर्ड निकालने से। तभी एक मॉन्स्टर उन पे अटैक करता है, बोट को तोड़ देता है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। और वो तेंजा को बताती है कि बहुत सारे जानवर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स को लेकर सेंसिटिव होते हैं, और ये दोनों काम चलाओ शिप को खोजने लगते हैं। और तभी निरुगाय पास्ट की मेमोरीज को याद करती है। उन मेमोरीज में कोई निरुगाय को बोल रहा होता है कि अगर तुम मर गए तो शंका का ब्लड लाइन भी खत्म हो जाएगा, और सोचती है कि क्या ये उसके कर्मों का फल है, और पास्ट की मेमोरीज को याद करती है। उन मेमोरीज में शोगन निरुगाय के पूरे विलेज के लोगों को मार देता है और निरुगाय को बंदी बना लेता है। और निरुगाय की मुलाकात तेंजा से होती है, और तेंजा इससे बोलता है कि भले ही वो सरकार के लिए काम करता है, लेकिन तेंजा को समझ नहीं आ रहा कि एक मासूम बच्चे को क्यों एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और अगर कोई तरीका है कि तुम जी सको तो तुम्हें जीना चाहिए। और निरुगाय सोचती है कि क्या उसे जीना चाहिए और विलेज के ब्लड लाइन को खत्म ना होने दे, तो या फिर इसे गांव वालों के लिए मर जाना चाहिए। और तभी इन दोनों का कीसो दिखता है, और कीसो के बॉडी पे फ्लावर्स ग्रो कर देते हैं और इन दोनों को मॉन्स्टर घेर लेते हैं। तब तेंजा निरुगाय से भागने को बोलता है। तब निरुगाय तेंजा को बोलती है कि अगर उसे भागना है तो वो भाग जाए, क्योंकि निरुगाय अभी यही सोच रही थी उसे जीना चाहिए या मर जाना चाहिए। और निरुगाय को लगता है कि ये उसे सज़ा मिल रही है उसके ग्रैंडफा और बाकी सबको मारने के लिए। तभी एक मॉन्स्टर निरुगाय पे अटैक करता है, लेकिन तेंजा उसे बचा लेता है और पूछता है कि उसे जीना क्यों नहीं चाहिए। तो निरुगाय तेंजा को बताती है कि शंका का कन्वेंशन है कि उन्हें माउंटेन्स और विलेज में रहना चाहिए, और अकेली वही बची है और बाकी सब की वजह से मारे गए। और फिर तेंजा उससे पूछता है कि ये कन्वेंशन क्या है, और निरुगाय पे एक मॉन्स्टर अटैक करता है और तेंजा निरुगाय को बचाता है। लेकिन निरुगाय तेंजा को उसके बारे में भूलने को और उसे छोड़कर जाने को बोलती है। और तेंजा बोलता है कि जब तक निरुगाय उसे समझाएगी नहीं तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। और तेंजा सारे मॉन्स्टर को मारते हुए बोलता है कि वो अब अपनी लिमिट तक पहुँचने वाला है और उसके पास और स्टैमिना नहीं है, तो निरुगाय उसे एक्सप्लेन करे। और तेंजा बोलता है कि वो उसके ग्रैंडफा और विलेज के बारे में नहीं पूछ रहा है,
वो नीरेगा से पूछ रहा है कि उसे मरना है। तब नीरेगा रोते हुए बोलती है कि उसे मरना नहीं है और माउंटेन से वापस जाना है। तब तेंजा नीरेगा को एक शॉट देकर बोलता है कि जीने के लिए जो करना पड़े वो करो, और एक बोट दिखता है और उन मॉन्स्टर से बचकर उस बोट पर चलने को बोलता है। दोनों उस बोट की हेल्प से आइलैंड पर वापस आ जाते हैं और ये दोनों उस आइलैंड से निकलने का तरीका खोजते हैं। तभी दोनों अपने बॉडी पे लगा हुआ ब्लड साफ करते हैं और नीरेगा अपने कपड़े निकाल देती है। तब तेंजा उससे बोलता है कि तुम्हारी बॉडी लड़कियों की तरह है, और नीरेगा उसे बताती है कि वो एक लड़की ही है, और तेंजा शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो बोलता है दूसरी तरफ मुड़ने को। तब नीरेगा उसे बताती है कि वो तेंजा पे फिदा हो गई है और इस आइलैंड से बचकर जाने के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं और इस आइलैंड से बचकर निकलने का एक रूट खोजने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और सागरी और गेंजी और सेंटा को दिखाते हैं, और गेंजी सागरी को घर वापस जाने को बोलता है और सेंटा भी गेंजी की बात पे हाफ एग्री होता है। कोई जगह से वापस बचकर चली जाना चाहिए, लेकिन उसका दूसरा हाफ ये बोलता है कि सागरी को यही रहना चाहिए और गाबीमारू को रोकना पड़ा तो गाबीमारू को रोके। और सेंटा को गाबीमारू पहले से अलग लग रहा था, उसने सागरी को बचाया भी, तो उसे अपने पार्टनर के साथ वापस जाना चाहिए। और सागरी से पूछता है कि उसे पता है गाबीमारू क्यों चेंज हुआ, और सागरी को वहीं रहने को बोलता है। फिर सीन चेंज होता है और रात हो जाती है और सागरी गाबीमारू के पास जाती है, तो गाबीमारू उससे पूछता है कि क्या वो पूरी रात इस पर नज़र रखेगी, क्योंकि ये पूरी रात सोने नहीं वाला है। तब सागरी बोलती है कि वो बस दूसरे साइमन्स के साथ टर्न्स ले रही है, और गाबीमारू सागरी से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और उसे बताता है कि उसकी वजह से वो अपने आप को संभाल पाया, और अगर इवागा वगैरह आते हैं तो उनके लिए एक काउंटर अटैक तैयार रखेगा। और गाबीमारू ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी वाइफ के साथ रहेगा और जो भी इसके रास्ते में आएंगे उनका ये सामना करेगा, उनसे भागेगा नहीं। फिर सागरी गाबीमारू से बोलती है कि तुम स्ट्रांग हो। फिर गाबीमारू सागरी को बोलता है कि वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि किस वजह से, लेकिन उस प्रिजन में सागरी गाबीमारू को स्ट्रांग लगी थी। और फिर ये दोनों बातें करते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और सुबह हो जाती है, और गेंजी सागरी को बोलता है कि शायद मॉन्स्टर्स रात में एक्टिव नहीं होते हैं, और सागरी से पूछता है कि वो क्या जाने के लिए तैयार है और ये उसे सिर तक छोड़ देगा, लेकिन सागरी गेंजी को मना कर देती है और गेंजी को बताती है कि सारे लोग जो औरत स्वॉर्ड यूज करती है उसके बारे में ऐसा ही बोलते हैं, और वो बचपन से ये सब सुनते आ रही है, और अगर वो यहाँ से चली जाती है तो वो इसकी पूरी लाइफ तक इसका पीछा करता रहेगा। और गेंजी को समझाती है कि वो उसे एक औरत की तरह नहीं, एक समुराई की तरह देखे, और गेंजी से माफ़ी मांगती है ये सीनियर की बात ना मानने पे, और उससे बोलती है कि उससे जैसे जीना चाहती है उसे वैसे जीना दे, और बता दे कि सब लोग ऐसे ही जीना चाहते हैं। और तब गेंजी उससे बोलता है कि एक सामुराई ऐसे नहीं जीता है, और सागरी पे अटैक करता है, लेकिन सागरी उसका स्वॉर्ड ले लेती है, और गेंजी उससे बोलता है कि उसने इसका स्वॉर्ड कैसे लिया, क्योंकि एक वॉरियर का स्वॉर्ड उसका सोल होता है। और वहीं पे वो बड़ा कीमा आ जाता है और गेंजी पे अटैक करता है, और एपिसोड वहीं पे एंड हो जाता है। तो हेल्थ पैराडाइज का एपिसोड 5 आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।